अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टेस्ट ऑफ द डबल विल का लास्ट फेज फुलफिलमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 53 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का स्टार्ट होता है वो मिस्टर विकरेज से होता है। एंजल के पेरेंट्स उसका ईगरली वेट कर रहे होते हैं। जब वो फाइनली घर पहुंचता है, उसकी कंडीशन देखकर दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि एंजल वापस आ जाता है। ब्राजील की इलनेस, डिफिकल्ट क्लाइमेट और इमोशनल सफरिंग ने एंजल को फिजिकली बहुत वीक कर दिया होता है। हार्डी उसकी कंडीशन को ऑलमोस्ट घोस्ट लाइक डिस्क्राइब करता है। यू कुड सी द स्केलेटन बिहाइंड द मैन एंड ऑलमोस्ट द घोस्ट बिहाइंड द, यानी एंजल वो हेल्दी और एनर्जेटिक यंग मैन नहीं रहा जो इंग्लैंड से गया था। उसकी मदर भी उसे देखकर कहती हैं, ओह इट इज नॉट एंजल, नॉट माई सन, द एंजल हु वेंट अवे। इससे क्लियर होता है कि ब्राजील ने एंजल को फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से चेंज कर दिया है। घर पहुंचकर एंजल सबसे पहले पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। उसके पेरेंट्स उसे टेस्ट का लेटेस्ट लेटर देते हैं। ये वो लेटर है जो टेस्ट ने चैप्टर 51 में लिखा था, जब वो एंजल के बिहेवियर से डीपली हर्ट होकर उसे ब्लेम करती है। टेस्ट लिखती है, ओ व्हाई हैव यू ट्रीटेड मी सो मॉन्स्ट्रसली एंजल, और आई कैन नेवर नेवर फॉरगिव यू। एंजल ये लेटर पढ़कर बहुत डिस्टर्ब होता है। उसे रियलाइज होता है कि टेस्ट अब उसे पहले की तरह लविंगली ट्रस्ट नहीं कर रही। वो सैडली कहता है, परहैप्स शी विल नेवर बी रिकंसाइल टू मी। यानी एंजल को अपनी प्रीवियस हार्शनेस का रियल इफेक्ट समझ आना स्टार्ट हो जाता है। एंजल की मदर टेस्ट को अ मेयर चाइल्ड ऑफ द सोइल कहकर एक सिंपल रूरल गर्ल समझती है, लेकिन एंजल इमीडिएटली टेस्ट को डिफेंड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि टेस्ट के फादर ओल्ड नॉर्मल फैमिली के डिसेंडेंट हैं। यानी एंजल अब टेस्ट को सिर्फ एक पुअर पीजेंट गर्ल नहीं समझता। ही इज बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज हर डिग्निटी, बैकग्राउंड एंड वर्थ। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजल बहुत अनवेल होता है और अपने रूम में टेस्ट के बारे में डीपली सोच रहा होता है। ब्राजील में जब उसने टेस्ट का लविंग लेटर पढ़ा था, उस वक्त उसे लगा था कि जैसे ही वो टेस्ट को फॉरगिव करेगा, वो इमीडिएटली उसके पास चला जाएगा। लेकिन अब इंग्लैंड वापस आकर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लगती है। टेस्ट का लेटेस्ट लेटर एंग्री है, इसलिए एंजल को फियर होता है। बट इफ टेस्ट नो लॉन्गर लव्स मी, उसे लगता है कि अगर वो सडनली टेस्ट के पेरेंट्स के घर चला गया और टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो सिचुएशन और पेनफुल हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले टेस्ट और उसकी फैमिली को अपने रिटर्न के बारे में इन्फॉर्म करना बेहतर होगा। एंजल टेस्ट को एक लेटर भेजता है मार्लेट के एड्रेस पर, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से गया था, टेस्ट को वहीं फैमिली के साथ रहने के लिए कहा था। लेकिन अब तक डर्बीफील्ड फैमिली मार्लेट छोड़ चुकी होती है। फिर भी एंजल को मिसेस डर्बीफील्ड का रिप्लाई मिलता है। वो लेटर में बताती है टेस्ट अभी उनके साथ नहीं है और फैमिली भी मार्लेट छोड़ चुकी है। लेकिन जो टेस्ट की मदर जॉन है, टेस्ट का एग्जैक्ट एड्रेस जानबूझकर नहीं बताती। वो कहती है, आई डू नॉट फील एट लिबर्टी टू टेल यू वेयर शी इज टेम्परली बाइडिंग। यानी एंजल को अभी सिर्फ इतना पता है कि टेस्ट फैमिली के साथ नहीं है और उसकी करंट लोकेशन भी जो है वो हिडन है। अब एंजल टेस्ट के पास को बिल्कुल डिफरेंट वे में देख रहा होता है। ही रियलाइजेस दैट ही हैड जज्ड टेस्ट टू हार्शली। पहले एंजल ने टेस्ट को उसके पास डीड्स की बेस पर जज किया था, लेकिन अब वो सोचता है कि इंसान को उसके इंटेंशन और कैरेक्टर की बेसिस पर भी जज करना चाहिए। उसका इंपॉर्टेंट थॉट है, व्हाई हैड ही नॉट जज्ड टेस्ट कंस्ट्रक्टिवली rather than biographically, by the will rather than by the deed। एंजल अब समझ रहा है कि टेस्ट ने जो कुछ एक्सपीरियंस किया वो उसकी इंटेंशन से नहीं हुआ था, इसलिए उसे सिर्फ उसके पास से पनिश करना अनफेयर था। कुछ दिन एंजल अपने पेरेंट्स के घर वेट करता है, लेकिन मिसेस डर्बीफील्ड की तरफ से टेस्ट का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिलता। फिर एंजल टेस्ट का ओल्ड फ्रेंड कॉम एश लेटर दोबारा निकालकर रीड करता है। इस लेटर में टेस्ट ने बहुत डेस्परेटली एंजल से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके पास वापस आ जाए। टेस्ट ने लिखा था, आई मस्ट क्राई टू यू इन माई ट्रबल, आई हैव नो वन एल्स। ये वर्ड्स एंजल को डीपली इफेक्ट करते हैं। उसे रियलाइज होता है कि टेस्ट उसे कितना डीपली लव करती है और उसकी एब्सेंस में कितनी इमोशनली पेनफुल सिचुएशन में थी। एंजल अपने फादर से पूछता है कि टेस्ट ने मेरी एब्सेंस में कभी मनी के लिए कांटेक्ट किया। उसके फादर कहते हैं नो। तब एंजल को समझ आता है कि टेस्ट ने शायद प्राइड की वजह से हेल्प नहीं मांगी, इवन दो शी मे हैव सफर्ड फाइनेंशियली। यानी टेस्ट ने एंजल के फादर से फाइनेंशियल हेल्प मांगने की बजाय खुद हार्डशिप टॉलरेट की। दिस रियलाइजेशन मेक्स एंजल फील इवन मोर गिल्टी। एंजल की कन्वर्सेशन से उसके पेरेंट्स को फाइनली एंजल और टेस्ट के सेपरेशन का रियल रीजन जो है वो समझ में आ जाता है। इंटरेस्टिंग आइरनी ये है कि टेस्ट के पास जानने के बाद उनकी रिलीजियस थिंकिंग उनके अंदर उसके लिए सिंपैथी क्रिएट करती है। पहले उन्होंने टेस्ट की पॉवर्टी और सिंपलिसिटी को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं किया था, लेकिन अब जब वो उसे एक सिनर समझते हैं, उनकी क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट के लिए कंपैशन और कंसर्न जो है वो डेवलप होता है। फाइनली एंजल डिसाइड करता है कि वो टेस्ट के लेटेस्ट एंग्री लेटर को फाइनल ट्रूथ नहीं मानेगा। उसे टेस्ट के अर्लियर लविंग लेटर पे ज्यादा ट्रस्ट होता है। देयरफॉर ही डिसाइड्स आई विल गो एंड फाइंड टेस्ट। यानी अब एंजल वेट नहीं करेगा, ही इज रेडी टू टेक रिस्पांसिबिलिटी और टेस्ट के पास खुद जाकर चीजें ठीक करने की कोशिश करेगा। जब एंजल जर्नी के लिए पैकिंग कर रहा होता है, उसे मैरियन और इसका लेटर भी मिलता है। उन दोनों ने एंजल को वार्न किया है, लुक टू योर वाइफ इफ यू डू लव हर एज मच एज शी डू लव यू। और वो टेस्ट के अराउंड एक पर्सन को मेंशन करती हैं, एन एनमी इन द शेप ऑफ अ फ्रेंड। ये एलिक डबल की तरफ क्लियर इंडिकेशन है। मैरियन और ये समझ चुकी हैं कि टेस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है और एलिक उसके अराउंड फिर से अपीयर हो चुका है। और यहाँ पे चैप्टर जो 53 है वो एंड हो जाता है। चैप्टर 54 के स्टार्ट में हार्डी हमें बताता है कि एंजल टेस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे अब पता है कि टेस्ट की फैमिली मार्लेट से मूव कर चुकी है, लेकिन टेस्ट का एग्जैक्ट एड्रेस अभी तक भी उसे नहीं पता। एंजल
सबसे पहले फ्लिंट कॉम एश आता है क्योंकि टेस ने जो लेटर्स ब्राजील भेजे थे उनमें से एक का एड्रेस फ्लिंट कॉम एश था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे टेस नहीं मिलती। फार्मर्स और विलेजर्स उसे बताते हैं कि टेस वहां काम करती थी लेकिन वो अब वहां नहीं है। एंजल को एक और इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि टेस ने सेपरेशन के दौरान मिसेस क्लेयर नेम यूज नहीं किया था। इससे एंजल रियलाइज करता है कि टेस ने अपनी मैरिज को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली प्राइवेट रखा था और उसने अपने हस्बैंड का नेम भी यूज नहीं किया। उसे ये भी पता चलता है कि टेस ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद एंजल के फादर से पैसे नहीं मांगे। एंजल को अब टेस की प्राइड और सफरिंग का और ज्यादा एहसास होता है। फ्लिंट को अब ऐश में पता चलता है कि टेस अपने पेरेंट्स के घर यानी मार्लेट चली गई थी, इसलिए एंजल मार्लेट की तरफ निकलता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जॉन रबीफील्ड टेस के फादर ऑलरेडी डेड हैं और फैमिली मार्लेट भी छोड़कर जा चुकी है। एंजल टेस का पुराना घर देखता है लेकिन अब वहाँ कोई और फैमिली रह रही होती है। एंजल को यह सीन डीपली हर्ट करता है कि जिस घर में टेस की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं अब उस घर के न्यू रेजिडेंट्स को उनकी हिस्ट्री का भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, यानी टेस की ओल्ड लाइफ के ट्रेसेस ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहे हैं। एंजल चर्च यार्ड से गुजरता है और वहां टेस के फादर की ग्रेव देखता है। ग्रेव पर प्राउडली लिखा होता है कि जॉन डर्बीफील्ड वाज राइटली डर्बरविल और नीचे लिखा होता है हाउ आर द माइटी फॉलन। ये इंस्क्रिप्शन डर्बीफील्ड फैमिली के राइज एंड फॉल को रिप्रेजेंट करती है। एंजल को पता चलता है कि ग्रेव के हेडस्टोन भी प्रॉपर्ली पेड नहीं था, इसलिए एंजल मेसन को अनपेड बिल खुद पे कर देता है। यहाँ एंजल क्वाइटली टेस की फैमिली के लिए काइंडनेस शो करता है। एंजल फिर टेस की मदर जॉन डर्बीफील्ड को सर्च करता है। लॉन्ग जर्नी के बाद वो उस जगह पहुंचता है जहाँ जॉन और फैमिली अब रह रहे होते हैं। एंजल टेस की मदर को बताता है कि वो टेस का हस्बैंड है और वो टेस से मिलना चाहता है। वो डायरेक्टली पूछता है वेयर इज शी स्टेइंग, लेकिन जॉन इनिशियली आंसर देने से बचती है। शी टेल्स हिम बिकॉज़ शी हैव नॉट कम होम। एंजल को लगता है कि टेस शायद उसे मिलना ही नहीं चाहती। एंजल टेस की मदर से कंफर्म करता है कि क्या टेस चाहती होगी कि वो उससे सर्च करे। जॉन कहती है आई डोंट थिंक शी वुड। एंजल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो टेस के प्रीवियस लविंग लेटर को याद करता है। वो पैशनेटली कहता है आई एम श्योर शी वुड, आई नो हर बेटर देन यू डू। यानी एंजल को अब कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि टेस एक्चुअली उससे मिलना चाहेगी। फाइनली एंजल रिक्वेस्ट करता है प्लीज टेल मी हर एड्रेस मिसेस डर्बीफील्ड इन काइंडनेस टू अ लोनली रेस्ड मैन। एंजल की इमोशनल कंडीशन देखकर टेस की मदर फाइनली टेस की लोकेशन जो है वो बता देती है शी इज एट सैनबॉर्न। लेकिन जॉन के पास सैनबॉर्न का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता, वो सिर्फ इतना जानती है कि टेस सैनबॉर्न में है। एंजल जॉन को फर्दर प्रेशर नहीं करता। वो फैमिली से पूछता है कि क्या उन्हें किसी हेल्प की जरूरत है, लेकिन जॉन कहती है वी आर फेयरली वेल प्रोवाइडेड फॉर। एंजल फिर वहां से निकल जाता है। वो नियरेस्ट स्टेशन तक जाता है और सैनबॉर्न की लास्ट ट्रेन पकड़ लेता है और यहाँ पे चैप्टर 54 जो है वो एंड हो जाता है। अब चैप्टर 55 के स्टार्ट में एंजल रात को अराउंड 11 o'clock सैनबॉर्न पहुंचता है। वो एक होटल में रूम लेता है और अपने फादर को टेलीग्राम करके अपना एड्रेस बता देता है। सैनबॉर्न एक मॉडर्न और फैशनेबल सी साइड टाउन है। एंजल के लिए ये प्लेस बिल्कुल स्ट्रेंज है बिकॉज वो रूरल लाइफ का आदमी है। उसे समझ ही नहीं आता कि टेस जैसी विलेज गर्ल इस वेल्दी फैशनेबल टाउन में कहाँ रह रही होगी। वो सोचता है वेयर कुड टेस पॉसिबली बी, अ कॉटेज गर्ल, हिज यंग वाइफ, आई मिस्ड ऑल दिस वेल्थ एंड फैशन। एंजल इतना एक्साइटेड और एंशियस है कि रात को प्रॉपर जो है वो सो भी नहीं पाता। उसे पता है कि टेस कहीं पास ही है लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसे अभी तक नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग एंजल पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता है और एक पोस्टमैन से पूछता है कि क्या वो मिसेस क्लेयर को जानता है। पोस्टमैन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एंजल फिर सोचता है कि शायद टेस ने उसका सरनेम यूज नहीं किया होगा, इसलिए वो पूछता है और मिस डर्बीफील्ड, लेकिन ये नाम भी पोस्टमैन के लिए अनफेमिलियर होता है। तब दूसरा पोस्टमैन बताता है कि द हेरन्स नाम के लॉजिंग हाउस में एक वुमन डर्बरविल नेम से रह रही है। एंजल इमीडिएटली समझ जाता है कि ये टेस ही है। एंजल द हेरन्स नेम की लॉजिंग हाउस पहुंचता है। वहाँ लैंडलेडी से पूछता है टेस और डर्बरविल और डर्बीफील्ड। लैंडलेडी कंफर्म करती है मिसेस डर्बरविल। ये सुनकर एंजल को एक स्ट्रेंज रिलीफ मिलता है। एटलीस्ट टेस मैरिड वुमन के नेम से रह रही है ऑल्दो शी हैज नॉट अडॉप्टेड क्लेयर एज हर सरनेम। एंजल लैंडलेडी से कहता है कि टेस को बताए कि एक रिलेटिव उससे मिलना चाहता है, लेकिन फिर एंजल अपना रियल नेम रिवील करता है एंजल। लैंडलेडी समझ नहीं पाती तो एंजल एक्सप्लेन करता है नो एंजल, इट इज माय क्रिश्चियन नेम, शी विल अंडरस्टैंड। थोड़ी देर बाद टेस रूम में आती है। एंजल टेस को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है बिकॉज शी लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेस ही रिमेंबर्स। अब टेस सिंपल विलेज गर्ल की तरह ड्रेस नहीं है, वो एक्सपेंसिव लुकिंग कैशमेयर ड्रेसिंग गाउन में है और उसकी नेचुरल ब्यूटी और भी प्रोमिनेंट लग रही है। एंजल उसे देखकर इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो टेस को माफ करने के लिए रेडी है और प्लीड करता है टेस कैन यू फॉरगिव मी फॉर गोइंग अवे। और वो कहते हैं आई डिड नॉट थिंक राइटली ऑफ यू, आई डिड नॉट सी यू एज यू वर। यानी एंजल ओपनली एडमिट करता है कि उसने टेस को रॉन्ग जज किया था। लेकिन टेस का रिस्पॉन्स हार्ट ब्रेकिंग है। वो रिपीटेडली कहती है टू लेट और एंजल को कहती है डोंट कम क्लोज टू मी एंजल। एंजल समझ नहीं पाता कि टेस उसे क्यों रिजेक्ट कर रही है। वो उससे एश्योर करता है कि अब उसके पेरेंट्स भी टेस को एक्सेप्ट करेंगे, माय मदर एंड फादर विल वेलकम यू नाउ। लेकिन टेस फिर भी कहती है यस ओह यस बट आई से इट इज टू लेट। यहाँ ट्रेजेडी ये है कि एंजल फाइनली चेंज हो चुका है लेकिन टेस के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं। टेस फाइनली एंजल को बताती है कि उसने एंजल का बहुत वेट किया। शी सेज आई वेटेड एंड वेटेड फॉर यू। उसने एंजल को लेटर्स भी भेजे लेकिन एंजल टाइम पर नहीं आया। मीनवाइल एलेक डर्बरविल टेस के अराउंड रहा। एलेक ने टेस को रिपीटेडली
रिपीटेडली कन्विंस किया कि एंजल कभी वापस नहीं आएगा। टेस के वर्ड्स बहुत पेनफुल हैं। ही केप्ट ऑन सेइंग यू वुड नेवर कम एनीमोर एंड दैट आई वाज अ फूलिश वुमन। एलिक ने टेस और उसकी मदर को भी फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल हेल्प दी थी आफ्टर her father's death. Gradually, Tess became dependent on him. Tess finally reveals the terrible truth. He has won me back to him. यानी एलिक ने टेस को इमोशनली और प्रैक्टिकली अपनी तरफ वापस कर लिया है। एंजल ये सुनकर डिवास्टेटेड हो जाता है। टेस फर्दर एक्सप्लेन करती है कि एलिक ने उसे झूठ बोला था कि एंजल कभी वापस नहीं आएगा। अब जब एंजल एक्चुअली आ गया है, टेस को रियलाइज होता है कि एलिक ने उसे धोखा दिया। ये शी सेज आई हेट हिम नाउ बिकॉज ही टोल्ड मी अ लाई that you would not come again and you have come. टेस एंजल को बताती है कि जो कपड़े उसने पहने हुए हैं एरिक ने उसके लिए प्रोवाइड किए हैं। She says these clothes are what he's put upon me. यानी यहाँ टेस का इमोशनल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। She feels that she has lost control over her own life. उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस अब एलिक के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन इमोशनली वो अब भी एंजल को लव करती है। इसलिए वो एंजल से रिक्वेस्ट करती है विल यू गो अवे एंजल प्लीज एंड नेवर कम एनीमोर। ये लाइन ट्रेजिक है बिकॉज टेस एंजल को इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रही कि she no longer loves him. Rather, she believes that circumstances have made their reunion impossible. एंजल फाइनली रियलाइज करता है कि टेस जिस सिचुएशन में है वो उसकी ओरिजिनल टेस वाली आइडेंटिटी से बहुत डिफरेंट है। हार्डी सजेस्ट करता है कि ओरिजिनल टेस द इनोसेंट वुमन एंजल लव्ड हैज साइकोलॉजिकली ब्रोकन अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एंजल के लिए ये रियलाइजेशन एक्सट्रीमली पेनफुल है। चैप्टर के एंड पर इट इज माय फॉल्ट एंजल अपने आप को ब्लेम करता है बिकॉज ही रियलाइजेस दैट हिज रिजेक्शन एंड लॉन्ग एब्सेंस हेल्प्ड क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच टेस रिटर्न टू एलिक। थोड़ी देर बाद टेस रूम से चली जाती है और एंजल भी ऑलमोस्ट मैकेनिकल स्ट्रीट में निकल जाता है। ही इज कम्प्लीटली शैटर्ड, कंफ्यूज्ड एंड इमोशनली नंब। और यहीं पे चैप्टर 55 जो है वो एंड हो जाता है। अब चैप्टर 56 स्टार्ट होता है जिसमें एंजल के जाने के बाद टेस अपने रूम में वापस आ जाती है। लैंडलेडी मिसेस ब्रूक्स उसकी पेनफुल कंडीशन नोटिस करती हैं। टेस रूम में चेयर के पास नीलिंग पोजीशन में होती है। उसके हाथ जो उसके सर पर होते हैं और वो कंटिन्यूसली डिस्पेयर में मौन कर रही होती है। ओह ओह ओह। टेस को सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि एंजल फाइनली वापस आ गया था, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं और एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज शी हैड ऑलरेडी रिटर्न टू एलिक। टेस एलिक को डायरेक्टली ब्लेम करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि एलिक ने उसकी वीकनेस का फायदा उठाया। उसकी मदर और यंगर सिबलिंग्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एलिक ने यूज करके टेस को कन्विंस किया कि एंजल कभी वापस नहीं आएगा। टेस कहती है एंड यू हैड यूज्ड योर क्रूअल परसुएशन अपॉन मी, यू डिड नॉट स्टॉप यूजिंग इट, नो यू डिड नॉट स्टॉप। एलिक रिपीटेडली उसे कहता रहा कि एंजल नहीं आएगा और वो टेस को बेवकूफ बनाता रहा जो अब भी उसका वेट कर रही थी। इवेंचुअली टेस एलिक की बात बिलीव कर लेती है और गिव अप कर देती है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि एंजल एग्जैक्टली उसी वक्त वापस आ जाता है। टेस क्राइज एंड देन ही केम बैक एंड नाउ ही इज गॉन। टेस रियलाइजेस शी हैज लॉस्ट एंजल फॉरएवर। टेस को लगता है कि एंजल अब उसे हमेशा के लिए हेट करेगा। शी सेज आई हैव लॉस्ट हिम नाउ फॉरएवर एंड ही विल नॉट लव मी द लिटलेस्ट बिट एवर एनीमोर, ओनली हेट मी। ये टेस की एक्सट्रीम इमोशनल गिल्ट को शो करता है। उसके लिए एंजल को लूज करना उसकी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट है। वो एलिक को एक्यूज करती है ओ यू हैव टॉर्न माय लाइफ ऑल टू पीसेस। टेस फील करती है कि एलिक ने उसकी लाइफ को दोबारा डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसे सिचुएशन में पुश कर दिया है जहां से वो बहुत स्ट्रगल के बाद निकली थी। टेस एंजल की फिजिकल कंडीशन को भी रिमेंबर करती है। शी सेज एंड ही इज डाइंग, ही लुक्स एज इफ ही इज डाइंग। एंजल ब्राजील की इलनेस की वजह से ऑलरेडी फिजिकली वीक और ऑलमोस्ट स्केलेटन हो चुका है। टेस को फियर है कि हर एक्शंस एंड हर sin will emotionally and physically destroy Angel. She cries and my sin will kill him and not kill me. ये लाइन टेस के immense guilt को शो करती है। टेस feels that Alec has taken her back to the same painful life that she had desperately tried to escape. She says, made me be what I prayed you in pity not to make me be again. यानी टेस ने एलेक से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि उसे दोबारा अपनी और सिचुएशन में फोर्स ना करे, बट एलेक ने इवेंचुअली उसकी सर्कमस्टेंसेस का फायदा उठाया। टेस finally cries, my own true husband will never, never, oh God, I can't bear this. इस मोमेंट में क्लियर होता है कि टेस इमोशनली अब भी एंजल को अपना ट्रू हस्बैंड समझती है। थोड़ी देर बाद टेस रूम से निकलती है। अब वो कम्प्लीटली ड्रेस्ड है और वॉकिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। उसने अपने हेड के ऊपर वेल भी ड्रॉ किया हुआ है। मिसेस ब्रूक्स नोटिस करती है कि टेस बाहर चली गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अंदर एलेक के साथ क्या हुआ है। टेस के जाने बाद घर में एक स्ट्रेंज सी साइलेंस हो जाती है। मिसेस ब्रूक्स वेट करती हैं कि अपस्टेयर्स से कोई भी बेल बजाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसकी नजर सीलिंग पर पड़ती है। सीलिंग पर एक स्मॉल रेड स्पॉट नजर आता है जो ग्रेजुअली ग्रो करता है। सून इट बिकम्स लार्ज एंड क्लियरली रेड, ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूज रेड मार्क। मिसेस ब्रूक्स को शक होता है कि ये ब्लड हो सकता है। वो सीलिंग को टच करती है और नोटिस करती है कि स्पॉट जो है वो डैम्प है। मिसेस ब्रूक्स अपस्टेयर्स जाती हैं, लेकिन रूम का डोर ओपन करने से हेजिटेट करती हैं। अंदर से सिर्फ एक स्ट्रेंज साउंड आ रहा होता है, ड्रिप ड्रिप का। फियर की वजह से वो एक नियर बाय वर्कमैन को बुलाती हैं। दोनों अपस्टेयर्स जाकर रूम ओपन करते हैं। ड्राइंग रूम एम्प्टी होता है और ब्रेकफास्ट अनटच्ड पड़ा होता है, लेकिन बेडरूम में जाकर वर्कमैन इमीडिएटली शॉक्ड रह जाता है। ही सेज माय गुड गॉड, द जेंटलमैन इन बेड इज डेड। एलिक बेड में डेड पड़ा होता है। उसे नाइफ से स्टैब किया गया होता है। वाउंड स्मॉल है, लेकिन नाइफ का पॉइंट
डायरेक्टली हार्ट को टच कर गया था, जिसकी वजह से एली की डेथ हो जाती है। एली की जो डेथ की न्यूज है वो क्विकली पूरे सैंडबॉर्न में स्प्रेड हो जाती है। चैप्टर यहाँ एक मेजर शॉक पर एंड होता है। टेस हैज लेफ्ट द हाउस, एलिक इज डेड एंड एंजल हैज जस्ट वॉक्ड अवे फ्रॉम टेस विदाउट नोइंग व्हाट हैज हैपेंड। चैप्टर 57 में हार्डी हमें एंजल के बारे में बताता है कि टेस से मिलने के बाद एंजल कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन होता है। वो होटल वापस आ जाता है, ब्रेकफास्ट मैकेनिकली करता है और फिर सैंडबॉर्न लीव करने का डिसीजन लेता है। उसे अपनी मदर का एक टेलीग्राम भी मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसे उसके ब्रदर कथबर्ट हैज प्रपोज्ड टू मर्सी टेंट एंड शी हैज एक्सेप्टेड हिम। एंजल इस न्यूज को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देता है बिकॉज उसका माइंड टेस की ट्रेजेडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है। स्टेशन पर ट्रेन का वेट करना भी उसके लिए अनबियरेबल हो जाता है, इसलिए वो स्टेशन से निकलकर रोड पर वॉक करने लगता है। एंजल रोड पर काफी दूर चला जाता है। सडनली जब वो पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे एक औरत जो है वो भागती हुई नजर आती है। इनिशियली ही डजंट रिकॉग्नाइज हर बिकॉज टेस का अपीयरेंस जो है वो कंप्लीटली चेंज्ड है। फाइनली टेस उसके पास पहुंचती है और कहती है आई सॉ यू टर्न अवे फ्रॉम द स्टेशन एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑल दिस वे। यानी टेस ने एंजल को जाते देखा और उसके पीछे भागती हुई आ गई। एंजल उसकी कंडीशन देखकर क्वेश्चन नहीं करता, बस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब दोनों ट्रीज के अंदर सेक्रेटरी प्लेस पर पहुंचते हैं, टेस एंजल को शॉकिंग ट्रूथ बताती है टू टेल यू दैट आई हैव किल्ड हिम। एंजल इनिशियली बिलीव नहीं करता और समझता है कि टेस शॉक्ड या डिलीरियम में कह रही है, लेकिन टेस क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि एलिक ने उसे रिपीटेडली टॉन्ट किया, एंजल के बारे में बैड वर्ड्स बोले और उसकी इमोशनल सफरिंग अनबियरेबल हो गई थी। टेस कहती है ही हैज कम बिटवीन अस एंड रूइंड अस एंड नाउ ही कैन नेवर डू इट एनीमोर। यानी टेस के माइंड में एलिक ही वो पर्सन है जो उसकी और एंजल की हैप्पीनेस के बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बना हुआ था। टेस एंजल को अश्योर करती है कि शी नेवर ट्रूली लव्ड एलिक, आई नेवर लव्ड हिम एट ऑल एंजल एज आई लव्ड यू। टेस को सबसे ज्यादा रिग्रेट ये है कि एंजल उसे पहले छोड़कर क्यों चला गया था। वो कहती है कि अगर एंजल वापस आ जाता तो शायद उसे एलिक के पास वापस आना ही ना पड़ता। टेस एंजल से फॉरगिवनेस डिमांड नहीं बेग करती है, विल यू फॉरगिव मी माय सिन अगेंस्ट यू, नाउ आई हैव किल्ड हिम। उसे लगता है कि एलिक को किल करने के बाद शायद एंजल उसे फिर एक्सेप्ट करेगा। एंजल फाइनली टेस को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है। वो कहता है आई डू लव यू टेस, ओह आई डू, इट इज ऑल कम बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है बिकॉज एंजल की ओल्ड जजमेंटल एटीट्यूड कंप्लीटली डिसअपीयर हो चुका है। ही डजंट अबंडन टेस आफ्टर लर्निंग अबाउट द मर्डर, इंस्टेड ही प्रॉमिसेस आई विल नॉट डिजर्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू बाय एवरी मींस इन माय पावर। यानी एंजल फाइनली अनकंडीशनल लव एंड प्रोटेक्शन शो करता है। टेस एंजल को अब भी वही परफेक्ट मैन समझती है जिससे उसने टालवदेस में लव किया था। एंजल फिजिकली वीक और इल हो चुका है, लेकिन टेस की नजर में वो स्टिल ब्यूटीफुल है। यानी टेस के लिए एंजल अब भी आइडियल ब्यूटी, लव और प्योरिटी का सिंबल है। अब दोनों को रियलाइज होता है कि टेस के मर्डर का लॉ के सामने सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा। एंजल डिसाइड करता है कि वो टेम्परेरी हाइड करेंगे। वो कहता है कि वो कंट्री साइड के इंटीरियर की तरफ जाएंगे जहां उन्हें इजीली सर्च नहीं किया जाएगा, लेकिन लेटर जब सिचुएशन काम हो जाएगी वो किसी पोर्ट से एस्केप करने के प्लान बना सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनका एस्केप प्लान प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है। देयर वाज एन अनप्रैक्टिकल वेगनेस इन देयर मूवमेंट्स थ्रू आउट द डे। यानी दोनों इतने इमोशनली ओवरवेल्म्ड हैं कि प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं कर रहे। दोनों फॉरेस्ट और सेक्लूडेड पाथ से वॉक करते हैं। टेस एंजल के आर्म के साथ चलती है और कहती है आई कुड वॉक फॉरएवर एंड एवर विद यू आर्म अराउंड मी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सफरिंग। टेस को लगता है कि एंजल फाइनली उसका है और वो फाइनली उसके साथ है। दे शेयर फूड इन द वुड्स एंड कंटिन्यू ट्रैवलिंग इनलैंड। इवनिंग के करीब उन्हें एक लार्ज एम्प्टी मैंशन नजर आता है। ब्रैमशर्स्ट कोर्ट हाउस फर्निश्ड है बट करेंटली वैकेंट है। टेस नोटिस करती है ऑल दीज रूम्स एम्प्टी एंड वी विदाउट अ रूफ टू आवर हेड्स। दोनों इनिशियली वहां स्टे करने का आइडिया जो है वो कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब चल चल के थक जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि एम्प्टी मैंशन में टेम्परेरी शेल्टर लेना बेहतर होगा। एंजल इन्वेस्टिगेट करता है और पता करता है कि हाउस में सिर्फ एक ओल्ड केयरटेकर है जो कई नई विंडोज ओपन और क्लोज करने आती है। एंजल टेस को ओपन विंडो के थ्रू मैंशन के अंदर ले जाता है। दे फाइंड अ लार्ज बेडरूम विद एन इनॉर्मस 4 पोस्ट बेड। एंजल कहता है रेस्ट एट लास्ट। दोनों रूम को डार्क रखते हैं ताकि केयरटेकर उन्हें डिस्कवर ना कर सके। इवनिंग में केयरटेकर आती है, विंडोज क्लोज करती है और हाउस को लॉक करके चली जाती है। अब एंजल और टेस कंप्लीटली अलोन है और यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। चैप्टर 58 की बिगनिंग में टेस एंजल को वो इंसिडेंट याद दिलाती है जब उसने स्लीप वॉकिंग के दौरान टेस को कॉफिन में लटा दिया था। तो एंजल बड़ा हैरान होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो टेस कहती है कि डोंट थिंक ऑफ व्हाट इज पास्ट। उसके लिए अब सिर्फ प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। शी नोज दैट देयर हैप्पीनेस मे नॉट लास्ट लॉन्ग, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेदर फॉगी और रेनी होता है, इसलिए केयर टेकर जो है वो मेंशन ओपन करने नहीं आती। एंजल सीक्रेटली बाहर जाकर टी, ब्रेड, बटर, केटल और स्पिरिट लैम्प ले आता है। दोनों मेंशन में क्वाइटली ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन और यहाँ छुपे रहेंगे और अनएक्सपेक्टेडली 5 डेज जो है वो गुजर जाते हैं। इन 5 डेज उनकी लाइफ ऑलमोस्ट पीसफुल हो जाती है। कोई ह्यूमन बीइंग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ बर्ड्स और चेंजिंग वेदर जो है वो उनकी कंपनी में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों डेलिबरेटली पास्ट के पेनफुल इवेंट्स डिस्कस नहीं करते। यानी उनके लिए ये जो 5 दिन है ये टेम्पररी वर्ड बन जाते हैं जहाँ सिर्फ लव, पीस और टुगेदरनेस है। एंजल रिपीटेडली सजेस्ट करता है कि उन्हें मेंशन छोड़कर साउथहैम्पटन या लंदन की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन टेस रिलक्टेंट है। वो कहती है व्हाई शुड वी पुट एन एंड टू ऑल दैट स्वीट एंड लवली एंड फिर व्हाट मस्ट कम विल कम। हाँ, टेस को क्लियर रियलाइजेशन है कि बाहर ट्रबल है और पनिशमेंट वेट कर रही है। टेस को एक और फियर है, वो डरती है कि एंजल के प्रेजेंट जो लव है वो परमानेंट नहीं होगा। वो कहती है
अगर फ्यूचर में एंजल उसे डिस्पाइस करने लगा तो वो उस मोमेंट को देखना ही नहीं चाहती। टेस के वर्ड्स बहुत ट्रेजिक हैं। आई वुड रादर बी डेड एंड बरीड व्हेन द टाइम कम्स फॉर यू टू डिस्पाइस मी। यानी टेस की बिगेस्ट फियर सिर्फ डेथ नहीं है, एंजल का जो लव है वो उसको लूज करना उसके लिए और ज्यादा पेनफुल है। आफ्टर 5 डेज वेदर जो है वो सडनली क्लियर हो जाता है। केयर टेकर डिसाइड करती है कि आज मेंशन को प्रॉपर्ली ओपन करके हवा लगवाएगी। जब वो अपस्टेयर्स टेस और एंजल के रूम के पास जाती है, उसे अंदर से ब्रीथिंग की आवाज आती है। वो डोर थोड़ा ओपन करती है, टेस और एंजल को पीसफुली सोते देखती है। उनकी इनोसेंट अपीयरेंस देखकर केयर टेकर को लगता है कि शायद ये कोई जंटील इलोपमेंट है, इसलिए वो क्वाइटली डोर क्लोज करके चली जाती है। लेकिन टेस और एंजल को एहसास होता है कि किसी ने उन्हें डिस्कवर कर लिया, इसलिए एंजल कहता है आई थिंक वी विल लीव एट वंस। दोनों इमीडिएटली मेंशन छोड़कर चले जाते हैं। टेस मेंशन को गुड बाय कहती है, आ हैप्पी हाउस गुड बाय। उसे लगता है कि ये प्लेस उसकी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस का सिंबल था। एंजल उसे रीअश्योर करता है कि वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे और इवेंचुअली किसी पोर्ट से एस्केप करने की कोशिश करेंगे। दोनों स्ट्रेट नॉर्थ वर्ड मूव करते हैं। दोनों दिन के वक्त हाइड करते हैं और रात वो ट्रैवल करते हैं ताकि लोग उन्हें आइडेंटिफाई ना कर सकें। वो मैनचेस्टर सिटी क्रॉस करते हैं। टेस और एंजल डिजर्टेड सिटी से क्वाइटली गुजरते हैं। उनका फोकस सिर्फ स्केप पर है। इवेंचुअली वो ओपन कंट्री साइड में एंटर करते हैं जहाँ डार्कनेस बहुत इंटेंस होती है। सडनली उनके सामने ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं। एंजल इनिशियली समझ नहीं पाता कि ये है क्या, फिर वो रियलाइज करता है इट इज स्टोनहेंज। स्टोनहेंज एक एंशिएंट पैगन मॉन्यूमेंट है। टेस के लिए ये प्लेस स्ट्रेंजली फेमिलियर और पीसफुल होती है। वो कहती है सो नाउ आई एम एट होम। ये लाइन सिंबॉलिक है। टेस जो अपनी इंटायर लाइफ सोसाइटी में आउटसाइडर रही है, स्टोनहेंज के एंशिएंट नेचुरल एनवायरनमेंट में फाइनली एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करती है। टेस एक्सट्रीमली टायर्ड होती है, इसलिए वो एक लार्ज स्टोन स्लैब पर लेट जाती है। एंजल कहता है कि शायद वो आल्टर पर लेटी हुई है। टेस को ये प्लेस बहुत पीसफुल लगती है। वो कहती है इट इज सो सॉल्म एंड लॉनली आफ्टर माय ग्रेट हैप्पीनेस। उसे लगता है कि दुनिया में सिर्फ वो और एंजल हैं। टेस को फील होता है कि उसकी लाइफ अब बहुत शॉर्ट रह गया, इसलिए वो एंजल से स्ट्रेंज बट इमोशनली इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करती है। शी आस्क्स हिम टू टेक केयर ऑफ लिजा लू आफ्टर हर डेथ। टेस ये भी सजेस्ट करती है आई विश यू वुड मैरी हर इफ यू लूज मी। एंजल जो है वो फौरन से इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि लिजा लू उसकी सिस्टर इन लॉ है और वो कहता है इफ आई लूज यू आई लूज ऑल। दिस शोज दैट एंजल्स इमोशनल अटैचमेंट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन टेस। जब सुबह होती है, टेस जो है वो एंजल से कहती है क्या मौत के बाद हम मिलेंगे दोबारा से, और वो ये भी पूछती है क्या उनका जो लव है वो कंटिन्यू रहेगा दूसरी लाइफ में भी। एंजल जो है वो आंसर डायरेक्टली तो नहीं देता, वो उसको किस करता है। टेस समझ जाती है उसकी खामोशी से, ओह एंजल आई फियर दैट मींस नो। अभी बहुत इमोशनल मोमेंट है कि वो टेस चाहती है कि उनका जो लव है वो कंटिन्यू रहे आफ्टर डेथ भी, बट एंजल कैन नॉट गिव हर दैट सर्टेनिटी। व्हाइल टेस इज स्लीपिंग, एंजल नोटिसेस दैट द स्काई इज बिकमिंग ब्राइटर। सडनली ही सीज अ मैन अप्रोचिंग। उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है, फिर एक और फिगर अपीयर होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा। ग्रेजुअली बहुत सारे लोग वहां पे स्टोनहेंज पे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एंजल रियलाइज करता है कि ये जो लोग हैं ये पुलिसमैन हैं जो टेस को अरेस्ट करने आए हैं। उनमें से एक कहता है देयर आर 16 ऑफ अस ऑन द प्लेन। एंजल जो है वो समझ जाता है कि अब जो स्केप है वो इम्पॉसिबल है। वो उनसे सिर्फ एक चीज कहता है, लेट हर फिनिश हर स्लीप, इसे सोने दो बस। अब ये चीज शो करती है एंजल की टेंडरनेस टुवर्ड्स टेस कि इस टेरिबल मोमेंट में भी उसे टेस का ख्याल है, उसके पीस का ख्याल है। इवेंचुअली सनलाइट फॉल्स ऑन टेस एंड वेक्स हर। वो उस फोन से समझ जाती है कि क्या हुआ है। शी आस्क्स हैव दे कम फॉर मी। एंजल रिप्लाइज यस डियरेस्ट दे हैव कम। Tess doesn't resist. Instead, she says, "It is as it should be, and then I am ready." और ये ending extremely important है. Tess has finally accepted that her short period of happiness with Angel is over, and that she must face the consequences of killing Alec. और यहीं पे चैप्टर जो है वो 58 एंड हो जाता है। अब चैप्टर 59 नॉवल का फाइनल चैप्टर है और यहाँ टेस की ट्रेजिक स्टोरी ऑफिशियली एंड होती है। चैप्टर का स्टार्ट विंटन सस्ते में होता है जो ब्यूटीफुल ओल्ड सिटी है। मॉर्निंग का सीन ब्राइट और पीसफुल है, लेकिन इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के कंट्रास्ट में एंजल और लिजा लू डीपली सॉरफुल है। एंजल और लिजा लू सिटी से बाहर की तरफ वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट हैं। उनके फेसेस ग्रीफ की वजह से पेल और शंकन लग रहे हैं। यहाँ लिजा लू को हार्डी टेस की स्पिरिचुअल इमेज के तौर पर प्रेजेंट करता है। उसकी आईज और ब्यूटी टेस से मिलती है, लेकिन वो टेस से यंगर, मोर इनोसेंट और स्पिरिचुअलाइज्ड वर्जन लगती है। जब दोनों हिल के टॉप पर पहुंचते हैं, वो पीछे मुड़कर सिटी को देखते हैं। उनकी नजर एक लार्ज रेड ब्रिक बिल्डिंग पर पड़ती है जिसके बेयर्ड विंडोज हैं। ये प्रिजन है जहाँ टेस को उसके क्राइम की पनिशमेंट दी जा रही है। बिल्डिंग के टावर पर एक टाल फ्लैग स्टाफ है। एंजल और लिजा लू की नजर उस पर फिक्स्ड जाती है। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक फ्लैग स्लोली टावर पर रेज होता है। एंजल और लिजा लू फौरन से समझ जाते हैं कि टेस हैज बीन एग्जीक्यूटेड। हार्डी यहाँ डायरेक्टली टेस की डेथ को डिस्क्राइब नहीं करता, इंस्टेड ही यूजेस द ब्लैक फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ हर एग्जीक्यूशन। इस मोमेंट में एंजल और लिजा लू को कुछ नहीं बोलते। दोनों ग्रीफ में जमीन पर प्रेयर की तरह झुक जाते हैं। दे रिमेन कम्प्लीटली साइलेंट एंड मोशनलेस। फिर हार्डी एक
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आयरॉनिक स्टेटमेंट देता है, जस्टिस वाज डन। लेकिन यहाँ जस्टिस कोटेशन मार्क्स में है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। हार्डी एक्चुअली क्वेश्चन रेज कर रहा है कि टेस के साथ ट्रूली जस्टिस हुआ। सोसाइटी और लॉ के अकॉर्डिंग टेस को पनिशमेंट मिल गई, बट रीडर्स के लिए टेस की इंटायर लाइफ ऑलरेडी सफरिंग एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस से फिल्ड थी। हार्डी फर्दर सेज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। इसका मीनिंग ये है कि टेस की ट्रेजेडी को हार्डी ऑलमोस्ट एक क्रूअल गेम प्लेड बाय फेट की तरह प्रेजेंट करता है। यानी टेस की लाइफ में कंटिन्यूसली सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट जाते रहे और फाइनली डेथ ने उसकी सफरिंग एंड कर दी। चैप्टर के एंड में हार्डी मेंशन करता है द डर्बाविल नाइट्स एंड डेम्स स्लेप्ट ऑन इन देयर टॉम्स अननोइंग। ये लाइन डर्बाविल फैमिली की आयरनी को हाईलाइट करती है। टेस को अपनी एंशिएंट डर्बाविल एंसेस्ट्री पर प्राइड नहीं मिला, इंस्टेड उस एंसेस्ट्री की वजह से उसकी लाइफ में फॉल्स होप्स और ट्रेजेडी आई, और अब उस फैमिली के डेड एंसेस्टर्स पीसफुली अपनी टॉम्स में हैं, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस ट्रेजिक एंड। ब्लैक फ्लैग स्टिल साइलेंटली वेव करता रहता है। एंजल एंड लिजारू इवेंचुअली स्टैंड अप, जॉइन हैंड्स अगेन एंड वॉक अवे, और इसी के साथ नॉवल एंड होता है। अब नॉवल के एंड पे मैं ये कहना चाहूंगी, लॉ ने तो टेस को क्रिमिनल डिक्लेयर करके पनिश कर दिया, लेकिन आप लोगों ने क्लियरली देखा होगा कि टेस की ट्रेजेडी सिर्फ उसकी पर्सनल मिस्टेक का रिजल्ट नहीं थी। सोसाइटी, डबल स्टैंडर्ड्स, पॉवर्टी, पैट्रियार्की, एलेक्स एक्सप्लॉयटेशन, एंजल्स हार्श जजमेंट एंड फेट ऑल कंट्रीब्यूटेड टू हर डाउनफॉल। इसीलिए एंडिंग जो है वो ट्रेजिक भी है और डीपली आयरॉनिक भी। टेस तो मर जाती है, लेकिन वो अपनी डेथ के साथ एक क्वेश्चन छोड़ जाती है, वाज दिस रियली जस्टिस? अब आप लोग कमेंट में करके मुझे बताएं कि क्या वाकई टेस के साथ जस्टिस हुआ था या नहीं। तो यहाँ पे हमारा नॉवल जो है वो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।